अगला है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, तो प्रिय विद्यार्थियों, मुखाकृति से तात्पर्य है एक तो हमारे मुख की जो आकृति है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारे मुख की आकृति कैसी होती है, हमारा मुख पूरा खुलता है, आधा खुलता है, थोड़ा कम खुलता है, 3/4 खुलता है, उसके आधार पर। और साथ साथ में जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारे अंदर जो, जहाँ तक हम मुँह खोलते हैं तो अंदर जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक का जो पार्ट होता है वो जो मुखाकृति है वहाँ की जो बात है वो भी इसमें आती है। जैसे चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं। एक तो मुखाकृति हमारी ये मुखाकृति है, और हमारे एक यहाँ पे ये हमारा काकल्य है जिसे हम काकल्य बोलते हैं, हम अपनी भाषा में जिसे हम कागोलिया बोलते हैं, ठीक है, काकल्य। और इसको अली जवाब भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम काकल्य, इसका नाम अलीजीवा इसका नाम है। काकल्य नाम भी है, इसका नाम अलीजीवा है। और ये तो काकल्य है, और ये हमारी जीभ है जो नीचे की तरफ जाती है, और ये हमारा नीचे की नली है। तो हम यहाँ तक जब हमारा मुंह खोलते हैं तो हम सिर्फ यहाँ तक हम देख सकते हैं, नीचे फिर क्या है ये हम नहीं देख सकते, तो यहाँ तक दिखता है। अब बात आती है कि मुख, इस जब हम 11 स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उन 11 स्वरों में ऐसे कौन कौन से स्वर है कि जिसका उच्चारण करने पर यहाँ पर भी परिवर्तन होता है और यहाँ पर भी परिवर्तन होता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि, तो सबसे पहले जो मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संवृत स्वर। और संवृत का अर्थ होता है मुख रंध्र का, संवृत का मतलब होता है मुख रंध्र का पूरी तरह बंद होना, मुख रंध्र का पूरी तरह बंद होना संवृत शब्द है। इसका अर्थ होता है मुख रंध्र का पूरी तरह बंद होना। अब देखिए कि जब हम इन चारों स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय जब इन चारों स्वरों का उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखना, जब आप उच्चारण करोगे तो यहाँ पर आपको दबाव महसूस होगा। और दबाव महसूस होने का तात्पर्य क्या है कि ये काकल्य जो एक प्रकार से मांस का, यानी चमड़ी होती है, मांस होता है एक प्रकार से, मांस का एक भाग है जो हमारे अंदर स्वर यंत्र के रूप में यानी अलीजीवा के रूप में एक प्रकार से काम करता है, और ये नीचे जीभ जाती है। तो जब हम चारों का उच्चारण करते हैं उस समय क्या होता है कि यहाँ पे दबाव आता है, खिंचाव आता है, तो उस समय ये काकल्य और नीचे की तरफ आ जाता है और ये जीभ भी ऊपर उठ जाती है, और उठने पर ये पूरा मुख रंध्र क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जीभ ऊपर उठती है, ठीक है, और ये काकल्य नीचे आता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। और मिलने पर तब जब मिलते हैं तब जाके इनकी ध्वनि निकलती है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर भी जब हम ई ऊ बोलते हैं तो ई बोलने पर हमारा मुख थोड़ा सा, मुँह खुलता नहीं, पूरा नहीं खुलता, मुख फैल जाता है। और ज़्यादा परिवर्तन कहाँ होता है कि यहाँ पे जब हम उच्चारण करते हैं उस समय काकल्य नीचे आता है और जीभ ऊपर उठती है और आपस में मिल जाते हैं, मुख रंध्र पूरी तरह बंद हो जाता है। तो मुख रंध्र पूरी तरह बंद होने पर ये संवृत स्वर कहलाते हैं। अब देखिए आपसे, उसके बाद में दूसरा आता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत का मतलब है कि मुख रंध्र पूरी तरह बंद नहीं होता है, थोड़ा पूरा बंद नहीं होता है, थोड़ा, जैसे ये काकल्य थोड़ा सा नीचे आता है और जीभ थोड़ी सी ऊपर उठती है और थोड़ा एकदम पूरी तरह मिल, जैसे संवृत में पूरी तरह मिल गए थे और ये थोड़ा
जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे च्युइंगम खाते हैं और च्युइंगम खाने के बाद में वो बार बार उसको निकालते, मुंह से निकाल के उसको ऐसे लंबा करते हैं और फिर उसको रखने पर धीरे धीरे वापस वो रबड़ की जैसे वापस आगे चिपक जाती है। उसी प्रकार जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी कि ए और ओ, ए वैसे कंठ है, कंठ तालव्य है, तो ए का उच्चारण करने ओ, तो ये एक बार तो ए का उच्चारण करने पर एक बार तो वो ये काकल्य नीचे आएगा, पूरा नीचे आएगा, जीभ भी ऊपर उठेगी, उसके बाद में ध्वनि ए छोड़ते वापस धीरे धीरे ऊपर ये वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार च्युइंगम को वो बच्चे निकाल के फिर छोड़ते हैं, रबड़ को रबड़ वापस धीरे धीरे संकुचित हो जाती है, खींचने पर बाद में धीरे धीरे वापस संकुचित हो जाती है। उसी प्रकार ध्वनि वापस संकुचित हो जाती है, काकल्य अपने स्थान पर जाता है। इतना नहीं जाता, पूरा नहीं जाता है, बस 3/4, मतलब ये लगभग 3/4 तक पूरी तरह ऊपर नहीं जाके 3/4 तक ये ध्वनि यहाँ पर मतलब काकल्य ऊपर जाता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं अर्ध संवृत। मतलब संवृत में तो मुख रंध्र पूरा बंद होता है, लेकिन अर्ध संवृत में मुख रंध्र पूरा बंद नहीं होता है, बल्कि मतलब 3/4 मान लो आप, 3/4 बंद होता है, अर्थात 3/4 खुला रहता है, मतलब 3/4 बंद होता है, 1/4 वहाँ तक खुला रहता है, जिसे बोलते हैं अर्ध संवृत। उसके बाद में तीसरा आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर, और विवृत स्वर का मतलब होता है, विवृत का मतलब होता है मुख रंध्र का पूरी तरह खुल जाना, मुख रंध्र का पूरी तरह खुल जाना। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो आपके घाव हो गए, टॉन्सिल हो गए, छाले हो गए, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आ करो, और आ करते फिर आप क्या करते हो, अपना मुंह खोल देते हो, आ करते हो। आ करने मतलब डॉक्टर ये बोलता है आ बोलो या आ करो, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं बोलता आ बोलो, वो ये कहता है आ करो। और आ करने का मतलब होता है, छोटे बच्चे को हम बोलते हैं आ करो, उसने मान लो मिट्टी खा ली, कुछ खा लिया, तो हम कहते हैं आ करो, तो आ करने वो मुँह खोलता है। उसी प्रकार आ स्वर का उच्चारण करने का तात्पर्य है कि ये जो काकल्य होता है, ये चमड़ी है, मांस का भाग है, और ये फैल जाता है, ये भी ऊपर खिंच जाता है, ऊपर खिंचने पर ये भी फैल जाता है। तो ये भी लगभग ऐसे, आप भी अपना मुंह खोल के देखना, तो उसमें आपको काकल्य छोटा सा नज़र आएगा, काकल्य आपको बिल्कुल छोटा सा एकदम ऊपर की तरफ खिंचा हुआ नज़र आएगा। और इसीलिए फिर वो डॉक्टर टॉर्च से प्रकाश डाल के और अपने मुख में देखता है कि घाव है या छाले या टॉन्सिल है, तो उसको दिख जाता है। वरना डॉक्टर ये तो नहीं बोलता ई करो, डॉक्टर ई को नहीं ई बोलो, ई करो, ऐसा नहीं बोलता। वो डॉक्टर इसलिए आ करवाता है क्योंकि आ करने का तात्पर्य ये होता है कि मुख खोलने पर हमारा मुख रंध्र पूरा खुल जाता है, और मुख रंध्र खुलने का मतलब ये काकल्य खिंच जाता है, ऊपर की तरफ फैल जाता है, चमड़ी है, मांस का भाग है, ये ऊपर फैल जाता है, और जीभ भी नीचे फैल जाती है, और ये पूरा स्पष्ट रूप से उसको दिखता है कि उसके यहाँ पे यहाँ सूजन है, स्वेलिंग है, क्या है, सूजन है, घाव है, छाले हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, उसको दिख जाता है। तो अब आपको याद रखना है कि विवृत स्वर कौन सा होता है, आ। बस ये याद रखना कि डॉक्टर क्या करवाता है, आ करवाता है। ये आपको परीक्षा में याद रह जाएगा कि डॉक्टर क्या करवाता है, आ करवाता है। विवृत स्वर कौन सा होता है, आ होता है, अर्थात मुख रंध्र का पूरी तरह खुल जाना। उसके बाद में आता है अर्धविवृत। अर्धविवृत, अब इसमें जो शेष रह गए, एक तो रह गया ए और आई और औ, ये री इसमें शामिल नहीं। री क्या होता है कि जीवा मूल्य है, अर्थात वो मूर्धन्य व्यंजन के रूप में आता है कि वो जीवा के स्पर्श, जीवा का शीर्ष भाग टकराता है तब जाके ध्वनि निकलती है। तो ये इसमें आता है ए, आई, औ, और एक वो जो उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। ये जो है ये न तो आ है, न आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, इसको भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये विदेशी वर्ण है, ये आगत व्यंजन, आगत स्वर कहलाता है। ये आगत है, विदेशी वर्णमाला से लिया हुआ है, हिंदी की वर्णमाला से या संस्कृत की वर्णमाला से लिया हुआ नहीं है। और इसका उच्चारण एक्चुअल में हम इसका उच्चारण करेंगे
तो या तो हम इसको आ बोलेंगे या फिर हम इसको ओ बोलेंगे इसका उच्चारण, क्योंकि आ और ओ के बीच की ध्वनि है और इसका उच्चारण अंग्रेज लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर टंग ऐसी है, उसकी जीभ की बनावट आकृति ऐसी हो जाती होती है कि वो इसका सही उच्चारण कर सकते हैं। या तो हम डॉक्टर बोलेंगे या फिर हम डॉक्टर बोलेंगे या हम कॉलेज बोलेंगे या हम कॉलेज बोलेंगे। तो बीच की स्थिति आ और ओ के बीच की स्थिति का उच्चारण हम ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बनावट जीव के मदर टंग की आकृति ऐसी होती है कि वो इसका सही उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए विदेशी वर्णमाला से लिया हुआ विदेशी स्वर है, इसलिए इसको आगत स्वर बोलते हैं। हिंदी की वर्णमाला में शामिल नहीं होता है, क्योंकि हम इसका उच्चारण ढंग से सही नहीं कर पाते। मान लो कुछ लोग प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, या जो इंग्लिश से जो प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, फोनेटिक्स जानते हैं, तो वो मान लो उच्चारण कर भी ले, लेकिन बाकी आम लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकते। या तो आ बोलेंगे या फिर इसको ओ बोलेंगे, इसका उच्चारण ढंग से वो नहीं कर सकते। तो ये विवृत स्वर है, ये ए, ऐ और औ। अब देखो कि बात आती है कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। कि परीक्षा में या तो आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन से हैं या कौन सा है, तो एक या कौन से, तो आपको जोड़े के रूप में चारों दे दिए, ठीक है, ऐसे दे सकता है। तो निम्नलिखित में संवृत स्वर कौन सा है, तो संवृत स्वर है ई ऊ। ये संवृत स्वर है, अर्थात जिन स्वरों, और दूसरा प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख रंध्र पूरी तरह बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया संवृत, विवृत, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत ऑप्शन दे दिया, या आपको एक ऑप्शन संवृत दे दिया, एक ऑप्शन विवृत दे दिया, और दो ऑप्शन आपको और कुछ भी नाम भी वो दे सकते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख रंध्र पूरी तरह बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं संवृत स्वर। और संवृत स्वर होते हैं ई ऊ। इन चारों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे परीक्षा में महत्वपूर्ण यही है, परीक्षा में इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में अर्ध संवृत में आते हैं ए और ओ, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख रंध्र पूरी तरह बंद नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अर्ध संवृत। ठीक है, पूरी तरह बंद नहीं होता है, अर्ध संवृत। या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं, तो ए और ओ अर्ध संवृत है। उसके बाद में जिस स्वर का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख रंध्र पूरी तरह खुल जाता है, उसे हम कहते हैं विवृत कहते हैं। ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख रंध्र पूरी तरह खुल जाता है, उसे हम कहते हैं विवृत स्वर कहते हैं। और विवृत स्वर में होता है आ, यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आ करो, तो ये आ वाला आपको याद रहेगा। विवृत तो आपको याद रहेगा। मुख्य तौर पर आपको इन दो के बारे में याद रखना है कि संवृत, तो ये प्रश्न तो आमतौर पर बहुत बार पूछा भी जाता है, पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि संवृत स्वर कौन से होते हैं। ई ऊ, ये चार जो होते हैं संवृत स्वर होते हैं, मुख रंध्र पूरी तरह खुल जाता है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे अभी में 11 स्वरों का जो वर्गीकरण में एक प्रकार और आता है, उसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो उसमें तो इसलिए इन चारों को आप मुख्य रूप से ध्यान रखना कि ये चार जो स्वर होते हैं ये संवृत होते हैं। और ये अर्ध संवृत में ए और ओ होता है, विवृत में आ होता है, और जो बाकी जो शेष रह गए, री को छोड़ करके जो शेष रह गए वो सारे अर्ध विवृत में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार मुख्य आकृति के आधार पर, अर्थात यहाँ की जो आकृति है इसके आधार पर और यहाँ की जो आकृति है इसके आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। कि यहाँ पे जो परिवर्तन, जब इनका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर भी परिवर्तन होता है, यहाँ पे खिंचाव होता है। खिंचाव आने का तात्पर्य है कि आपको महसूस होगा, जब ई बोलोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा खिंचावा सा महसूस होगा। और खिंचावा महसूस इसलिए होता है कि ककल खिंच के नीचे आता है और जीभ ऊपर उठ जाती है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने पर मुख रंध्र पूरी तरह बंद हो जाता है। अर्थात मुख रंध्र बंद होने का तात्पर्य कि वहाँ पे ये चार स्वरों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में अर्ध स्वर में एक बार काकले थोड़ा सा नीचे खींचता है, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, तो ये ए और ओ। उसके बाद में विवृत में पूरा मुख खुल जाता है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ पे क्या सूजन है, क्या है, वो पूरा काकले ऊपर की तरफ चला जाता है, जीभ नीचे आ जाती है और पूरा स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उसके बाद में अर्ध विवृत में जो शेष बचे हुए ये सारे आते हैं। उसके बाद में आता है स्वरों का जो अगला जो वर्गीकरण है, उसमें हम देखते हैं
जीवा की स्थिति के आधार पर, मतलब जीभ की स्थिति क्या होगी जब हम 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे, उस समय हमारी जीभ की स्थिति क्या होगी, उसके आधार पर हम इनको अलग रूप में बांट के पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का शीर्ष भाग, आगे वाला भाग, हमारी जीभ का जो आगे वाला भाग है, शीर्ष भाग है, वो प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होता है और हमेशा महसूस होता है कि ध्वनि यहीं से निकल रही है, तो उन्हें हम अग्रस्वर बोलते हैं। कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग या शीर्ष भाग ज़्यादा प्रभावित होता है, अर्थात इनका हम जब उच्चारण करते हैं तो इसमें भी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो संवृत्त हमें याद रखने, और यहाँ पे वहाँ पे तो संवृत्त में तो क्या था, ई ऊ, और यहाँ पे क्या है, दो तो सेम है, वो परिवर्तन का है ए और आई, और वहाँ पे ऊ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षा में आपको कन्फ्यूज हो सकता है, कई बार मान लो भूल से याद रह जाए, जल्दबाजी में हम कर भी दें। अगले ने पूछा कि निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर का समूह कौन सा समूह संवृत्त स्वर का नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है दिया, क्योंकि हिंदी में है नहीं के चक्कर में बहुत सारे पर्सन, लगभग 1 या 2% बहुत सारे जल्दबाजी में है नहीं के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और गलती करके आ भी जाते हैं। और जब बाहर वो पेपर दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तब फिर वो चर्चा करते हैं, तब उनको ध्यान में आता है उसने पूछा है नहीं है और हमने है क्या, क्योंकि जो पर्सन अगला देगा नहीं है, तो वो जो है होता है वो सब है वाला ऑप्शन पहले देता है, जो होता है वो तो सबसे पहले ऑप्शन देता है, और हम जल्दबाजी में जो अगले ने पूछा नहीं है और हम है वाला करके आ जाते हैं। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखना कि संवृत्त स्वर जो होते हैं, वो संवृत्त स्वर में यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ था वो था ई ऊ और ऊ, ये तो है चारों संवृत्त। और यहाँ पे क्या है, अग्र स्वर में कौन से हैं, ई ए आई। तो यहाँ पे देखो दो तो सेम है, कई बार जल्दबाजी में ऐसा चक्कर होता है ई और ए आई, ये तो था अग्र स्वर। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आप महसूस करोगे आपकी जीभ का जो आगे वाला भाग है वो नीचे वाले दांतों के पास में स्पर्श हो जाता है और दबा हुआ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जीभ लटक गई है और जीभ में ऐसे संकुचित सा, जीभ संकुचित हो गई है, जीभ सिकुड़ गई है और लटकी हुई से महसूस हो, नीचे दब रही है, मतलब नीचे वाले दांतों के पास में जीभ दब रही है, तब जाके, अर्थात कहने का तात्पर्य कि इन चारों स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग प्रभावित होता है। इसलिए चारों आगे वाले भाग, ये चारों जो स्वर है ये अग्र स्वर कहलाते हैं। और प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन से हैं, तो 4 अग्र स्वर हैं, ठीक है। यह आपको पूछ लिया कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाला भाग, शीर्ष भाग प्रभावित, अधिक प्रभावित होता है, तो उसे हम कहते हैं अग्र स्वर कहते हैं। तो ये चारों जो अग्र स्वर होते हैं इसमें जीभ का आगे वाला भाग, शीर्ष भाग प्रभावित होता है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि जीभ का आगे वाला भाग नीचे वाले दांतों के पास में दब गया है और जीभ दबी हुई इसी महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि उसको वो लटक सी गई है और उसमें दबाव सा, खिंचाव सा उसमें आ रहा है, तो वो अग्र स्वर कहला रहा है। उसके बाद में दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग, बीच वाला भाग प्रभावित होता है। ऐसा लगता है ध्वनि बीच में से निकल गई है या ध्वनि बीच में से निकलती हुई महसूस होती है, कि जीभ का बीच वाला भाग हमें ज़्यादा प्रभावित करता है, ऐसा महसूस होता है हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी से महसूस कर नहीं पाते। यदि आप गौर करोगे तो आप इसको महसूस कर पाओगे कि जीभ का बीच वाला भाग प्रभावित होता है। तो इसमें जो ये मध्य स्वर कौन सा है, ए जो है, ए है, ये मध्य स्वर है, क्योंकि जीभ बीच में से ध्वनि निकलती महसूस होती है और बीच वाला भाग प्रभावित होता हुआ महसूस होता है। उसके बाद में आता है तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर में जो शेष जीभ का पीछे वाला भाग, ज़्यादा जीभ का पीछे वाले भाग से ध्वनि निकलती महसूस होती है, जो कंठे से ध्वनि कहलाती है, जिसमें आ और ये ओ, ये
अब इसमें री जो स्वर है, री स्वर यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि री जीवा मूल्य है और री जो शेष भाग से निकलते, वैसे री का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी री को एकदम री का ऊपर वाले ताल जो हमने तालु है, तालु में वहाँ स्पर्श करते वो ध्वनि निकलती है, इसलिए री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये पश्च स्वर है जो जीभ के पीछे वाले भाग से हमें निकलते हुए महसूस होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से परीक्षा में मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना है। प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि, क्योंकि ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि संवृत स्वर और अग्र स्वर दोनों में से आधा तो सेम है, क्योंकि ई और ई इसमें भी है और ई और ई इसमें भी है। इस बस परिवर्तन का इसमें ए आई उसमें ऊ आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न इसका पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, संवृत स्वरों का समूह कौन सा नहीं है या अग्र स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना कि अग्र स्वर में ई और ए आई आता है और उसमें आता है ई और ऊ आता है, तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है वो स्वरों का वो आता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। मतलब ओष्ठ की आकृति क्या होगी, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति उसमें क्या होगी, तो इस आकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको हम दो भागों में बांटते हैं कि अब देखिए ओष्ठ शब्द, ये जहाँ पे ओष्ठ का तद्भव ये तत्सम शब्द है, ओष्ठ तत्सम शब्द है और ओष्ठ का तद्भव क्या होता है, ओठ। ओष्ठ का तद्भव क्या होता है, ओठ होता है। जबकि हम बोलने में क्या बोलते थे, होठ बोलते हैं, यानी HOT होठ। होठ है जो अंग्रेजी वाला होठ होता है, यानी होठ यानी गरम, वो जो होठ। तो जबकि शुद्ध क्या होता है, ओठ होता है। ओष्ठ तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, ओष्ठ तत्सम, उसका तद्भव होता है ओठ। जबकि हम बोलने में होठ बोलते हैं, तो वास्तव में एक्चुअल में सही उच्चारण तो होता है ओठ। ये तत्सम और ये इसका तद्भव रूप होता है। और ये तत्सम शब्द की पहचान भी है कि जिन शब्दों में ये मूर्धन्य है और ये इस प्रकार हो, वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। और तद्भव शब्द में या तो इसका लोप हो जाता है, यानी या तो ये इसका लोप हो जाता है और ये इनका लोप हो जाता है और ये ट या ठ में पूरा परिवर्तित हो जाता है, ये ट और ठ रह जाता है। तो ध्यान रखना कि ये तत्सम तद्भव शब्द के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव में बहुत सारे पहचान करने के तरीके भी हैं कि जिन शब्दों में ये मूर्धन्य से आधा या पूरा कुछ भी हो, ये इस प्रकार हो, तो वो हमेशा तत्सम शब्द होता है और तद्भव बनते समय इसका लोप हो जाता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो वृत्ताकार या इसको गोलाकार नाम दे सकते हैं, वृत्ताकार स्वर या गोलाकार स्वर। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं, मतलब धनुष के आकार के हो जाते हैं। यदि आप प्रयोग करके देखना चाहते हो तो जैसे आपने देखा होगा कि ओष्ठ पे ओठों पे वो लिपस्टिक लगा के उसको कागज़ पे छाप के देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल धनुष के आकार के होते हैं। तो जब हम ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे ओष्ठ बिल्कुल धनुष के आकार के, बिल्कुल ओष्ठ गोल हो जाते हैं। तो उसमें देखो ये, तो उसको हम वृत्ताकार भी बोलते हैं, उन्हें हम गोलाकार भी बोलते हैं, या मतलब कोई भी नाम आ सकता है जो गोल हो, जो गोलाकार आकृति को व्यक्त करने वाले कोई भी शब्द आ सकता है। तो उसमें ये जो चार जो स्वर होते हैं, ये चार जो स्वर होते हैं ऊ ऊ ओ, तो इसमें ओष्ठ जो आकृति होती है वो बिल्कुल गोल हो जाती है। ऊ ओ की आकृति उसमें हो जाती है, मतलब धनुष जिस प्रकार गोल होता है, धनुष की आकृति बन जाती है, तो उसे हम गोलाकार बोलते हैं। तो ये ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे जो परिवर्तन आएगा कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों को चार भागों में देखा गया है कि चार स्वर होते हैं जो ओष्ठ की आकृति के आधार पर गोलाकार होते हैं। उसके बाद में दूसरा है अवृत्ताकार
या इसका नाम गोलाकार भी होता है। तो जिसमें अब देखिए कि आ पूरा खुल जाता है, मुख गोल नहीं होता बल्कि पूरा मुख पूरा खुल जाता है। ई में थोड़ा खुलता है। इसमें री को भी आप शामिल कर सकते हो, हालांकि री जीवामूल्य होता है तो इसको भी इसमें शामिल आप चाहो तो कर सकते हो। क्यों री बोलने पर भी मुख थोड़ा खुलता है, मतलब गोलाकार नहीं होता है। तो ये आ ई आई ये होते हैं गोलाकार होते हैं, क्योंकि इसमें आ बोलने पर मुख रंध्र पूरा खुल जाता है, ई बोलने पर थोड़ा खुलता है, आई बोलने पर वो थोड़ा 3/4 के करीब खुलता है। तो इसलिए शब्द जो वर्ण की ध्वनि होती है, वर्ण निकलते हैं तो उसमें जो ओष्ठ होते हैं वो गोल नहीं होते बल्कि थोड़े कम गोलाकार होता है, इसलिए इनको बोलते हैं गोलाकार। तो इसके आधार पर इनको हम कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम इनको बांटते हैं, तो हम इसको बोलते हैं अगोलाकार। और गोलाकार और अगोलाकार, जिसमें गोलाकार में ये उ ओ होता है, ये आसान है। और इससे संबंधित यदि प्रश्न आए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद में आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो 11 स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें निर्नुनासिक, इसका यदि हम विच्छेद करें निर धन अनु धन नासिक, मतलब निर उपसर्ग होता है जिसका अर्थ है के बिना, अनु यानी पीछे, अर्थात न तो ध्वनि नाक से और न ध्वनि आदि ध्वनि नाक से, नाक के पीछे, आदि ध्वनि नाक से, आदि ध्वनि नाक मुंह से, अर्थात नाक के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि बिल्कुल बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से ध्वनि निकलती है वो कहलाती निर्नुनासिक कहलाती है। और निर्नुनासिक में हमारे जो 11 जो स्वर होते हैं वो सारे हमारे जो 11 स्वर होते हैं वो निर्नुनासिक होते हैं, अर्थात बिना किसी बाधा के। ये बिना किसी बाधा के जो स्वर निकलते हैं, ध्वनि निकलती है हमारे मुख रंध्र से, हमारे फेफड़ों से, जो मुख विवर से, जो फेफड़ों से जो वायु निकलती है, जो मुख विवर से निकल जाती है बिना किसी बाधा के, वो कहलाती है निर्नुनासिक, जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं। उसके बाद में आता है अनुनासिक। अनु यानी पीछे, अर्थात नाक, नासिका आदि ध्वनि नाक से, आदि ध्वनि मुख से, अर्थात जिस स्वर का हमें उच्चारण करना होता है वो हमें प्रयत्न करना। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह है ये, ठीक है, अर्थात ये स्वर के ऊपर लग गया, स्वर के साथ में उच्चारित। अब इसकी मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये नंबर 1, स्वर के बाद उच्चारित होने वाली स्वर के बाद उच्चारित होने वाली ध्वनि है, ठीक है। अर्थात ये जो है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को
ये स्वर के बाद ही उच्चारित होती है, अर्थात स्वरों के बाद उच्चारित होनी, ये व्यंजन के ऊपर कभी नहीं आती, ठीक है। अर्थात ये व्यंजन के साथ कभी प्रयुक्त नहीं होती है, ठीक है। व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होती है, कभी प्रयुक्त नहीं होती है, और हमेशा स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है। रीट का जब पहली बार जब रीट हुई थी, आर्ट हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो ये अनुनासिक है, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं अर्धानुस्वार। अर्धानुस्वार इसका नाम, अनुस्वार का आधा। अब अनुस्वार का आधा क्यों दिया गया है, जैसे ये तो है अनुस्वार का चिन्ह, ठीक है, आधा करने मतलब ये। और आपने देखा होगा कि जब पुरानी किताबों में जब पाठ समाप्त होता, अध्ययन पूरा पाठ समाप्त होता था, तो वहाँ पे ऐसे 3 चिन्ह ऐसे आते थे, 3 चिन्ह, ऐसे 3 चिन्ह आगे, इसका मतलब ये समाप्ति सूचक चिन्ह बन गया। तो ये दोष उत्पन्न हो गया कि समाप्ति सूचक, ये दोष उत्पन्न हो गया है। इस दोष से बचने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, ये तो था कि ये तो है बिंदु, और इसके नीचे ऐसे कर दिया गोल, तो ये तो अब गोल किया तो ये चांद के जैसा हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया चंद्रमा और चंद्र, और ये हो गया बिंदु में चंद्र, और ये हो गया बिंदु, इसलिए इसका नाम हो गया चंद्र बिंदु भी इसको बोलते हैं, इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसका नाम अनुनासिक भी है, इसको अर्धानुस्वार भी बोलते हैं। अनुस्वार हम अभी आगे पढ़ते हैं, अनुस्वार, और दूसरा अनुस्वार का अर्धानुस्वार, और इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें ये स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है, और व्यंजन के साथ कभी प्रयुक्त नहीं होती है, और इसमें आधी ध्वनि नाक से, आधी ध्वनि मुख से निकलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब आप इसका उच्चारण करते हो तो उस समय आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आप जब उच्चारित करोगे तो अपने आप आपको महसूस होकर ध्वनि, कुछ ध्वनि नाक से और कुछ ध्वनि महसूस मुख से निकल गई, और आपको बिना कोई प्रयत्न के ध्वनि निकलती है। उसके बाद में एक आता है अनुस्वार। अनुस्वार इसका चिन्ह ये, ठीक है, और ये स्वर के बाद में, ये भी स्वर के साथ में उच्चारित होता है। तो इसकी भी विशेषता ये है कि स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है, ठीक है, और व्यंजन के साथ कभी भी प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। ये भी व्यंजन के साथ में प्रयुक्त नहीं होता है, और इसका उच्चारण स्थान ये नासिका, नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि, अर्थात इसमें पूरी पूरी ध्वनि कहाँ से निकलती है, इसमें पूरी पूरी ध्वनि निकलती है पूरी पूरी ध्वनि नासिका मतलब नाक से निकलती है, अर्थात इसमें इसके उच्चारण में हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके ध्वनि नासिका से निकलती है, और प्रयत्न करने पर ध्वनि निकलती है। और इसलिए ये अनुस्वार है, अर्थात पूरी पूरी ध्वनि नासिका से निकलती है। और इसका दूसरा इसको अर्धानुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार का आधा, और आधा करने पर ऐसा चिन्ह हो जाता है। इसलिए इस चिन्ह को बचने के लिए उन्होंने क्या किया, नीचे ऐसे कर दिया जो चांद के जैसा आकार का हो गया चंद्र, और ऊपर लगा दी बिंदी, तो ये चंद्र बिंदु इसको कहने लगे चंद्र बिंदु। जबकि इसका नाम क्या है, अर्धानुस्वार या अनुनासिक, अर्थात अनु यानी पीछे, नासिक अर्थात नाक के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि, अर्थात आधी ध्वनि नाक से और आधी ध्वनि मुख से उच्चारित होती है, और हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना किसी प्रयत्न के ध्वनि निकलती है। तो इसलिए अनुनासिक कहलाती है, और ये अनुस्वार कहलाती है। इसमें पूरी पूरी ध्वनि नाक से निकलती है, और हमें प्रयत्न करना पड़ता है, और ये भी स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है। इसकी विशेषता भी यही है, जो विशेषता इसकी है, और ये भी कभी व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होता। अब जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको दे दिया कि जैसे ये दे दिया कि स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है, ठीक है,
व्यंजन के साथ कभी प्रयुक्त नहीं होता या व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है इसे दे दिया, तो ये कथन हो गया अस्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट नहीं है, ये गलत कथन है, क्योंकि ये हमेशा व्यंजन के साथ कभी प्रयुक्त नहीं होता है। और व्यंजन यदि आपको दे दिया व्यंजन के साथ स्पष्ट होता है तो व्यंजन के साथ भी स्पष्ट नहीं होता। मान लो कि ये इस पर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें आधा और फिर ये है और फिर ये इसका स्थान कहाँ है, इसका स्थान ये है, तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, इसलिए स्वर के बाद में प्रयुक्त नहीं, स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है, इसलिए व्यंजन के साथ में कभी भी प्रयुक्त नहीं होता है। दोनों विशेषता इसकी उसकी विशेषता सेम है, बस इसकी विशेषता इतनी अलग है, इसमें पूरी पूरी ध्वनि नाक से निकलती है और इसमें आधी ध्वनि नाक से, आधी ध्वनि मुख से, अर्थात आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उच्चारण जब आप करोगे तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा बल्कि बिना किसी प्रयास के ध्वनि निकल जाती है। तो इसलिए ये अनुनासिक या अर्धानुस्वार कहलाता है और ये अनुस्वार कहलाता है, इसमें पूरी ध्वनि नासिका से, नाक से निकलती है। उसके बाद में और चौथा जो आता है वो आता है विसर्ग। विसर्ग, और इसका चिन्ह ये है, और ये भी स्वर के बाद में उच्चारित होता है। स्वर के बाद में ये भी मतलब स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है इसकी। और ये है इसमें, ये ध्वनि कहाँ से कैसे निकले, इसमें है कार की ध्वनि, है कार की इसमें ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका जो चिन्ह है इसको है कार की ध्वनि निकलती है, इसके लिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है या अलीजीवा जिसको हम बोलते हैं, अलीजीवा कंठ है या वो कंठ इसका उच्चारण स्थान है कार की ध्वनि निकल, मतलब है के जैसे ध्वनि निकलती है। जैसे अतः है, अत नहीं बोल सकते, अतः है, प्रातः है, प्रातः है, अतः है, तो है कार की ध्वनि निकलती है, लेकिन ये भी स्वर के साथ में, स्वर के बाद में उच्चारित होती है, अर्थात ये भी किसी व्यंजन के साथ में, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के साथ में प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, व्यंजन के साथ में कभी भी प्रयुक्त नहीं होती है। ये ध्वनि भी, ये भी व्यंजन के साथ में प्रयुक्त नहीं होती है और ये भी स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनि है। और इसमें ये तो नासिका से निकलती है और ये आधी ध्वनि नाक से, आधी ध्वनि मुख से निकलती है, और ये ध्वनि है कार की ध्वनि, मतलब कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। तीनों का अलग अलग है, और ये नासिका से, यह आधी ध्वनि नाक से, आधी ध्वनि मुँह से, और ये है कार की ध्वनि है। तो अब देखिए, इन तीनों से संबंधित प्रश्न ये है कि इनका नाम, तीनों का नाम हो गया, ये जो है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों ध्वनियों को अयोगवाही ध्वनियाँ बोलते हैं। अयोगवाही, इनको अयोगवाही बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी है या अयोगवाह स्वर कौन से हैं, ध्वनियाँ कौन सी है। ये स्वर, ये ध्वनियाँ होती है, स्वर के साथ में प्रयुक्त होती है, स्वर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्वनियाँ हैं। और ये एक तो नासिका से निकलती है, एक जिसमें प्रयत्न करना पड़ता है, और एक आधी ध्वनि नाक से, आधी ध्वनि मुख से निकलती है, और एक है कार की ध्वनि होती है और स्वर के बाद में प्रयुक्त होती है, व्यंजन के साथ में कभी प्रयुक्त नहीं होती है। तो इसलिए ध्वनियाँ है, और इसे अयोगवाही ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि इनका नाम अयोगवाही इसलिए होता है क्योंकि इनका 11 स्वरों में योग नहीं होता। यदि हम 11 स्वरों में योग कर दें, तो जैसे आपने 11 स्वर और 33 व्यंजन 44 पढ़े थे, और इनको यदि हम योग कर दें तो फिर 45, 46 और 47, अर्थात 3 तो और ये बढ़ गए, 3 तो ये बढ़ गए, इसलिए 11 स्वरों में इनका योग नहीं होता है। इन्हें हम अयोगवाही ध्वनियाँ कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ये तीनों जो ध्वनियाँ होती है ये अयोगवाही ध्वनियाँ कहलाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाही ध्वनियाँ कौन सी है, तो ये तीनों अयोगवाही ध्वनियाँ कहलाती है। और ये अयोगवाह ध्वनि है, नीचे ऑप्शन दे दिया कौन सा है, तो ये इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आए तो अयोगवाही ध्वनियाँ कहलाती है। तो ये इसके साथ में प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर इनको निर्नुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, इस रूप से स्वरों को 5 भागों में बांटा गया, जिनको हमने 5 भागों में पढ़ा है। और इस प्रकार आप कोई से संबंधित चाहे कोई सा भी प्रश्न आपको पूछे तो आप इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल कर सकते हो। इसी के साथ में हम अगली क्लास, आगे व्यंजन की क्लास लेंगे। इसी के साथ में नमस्कार।